Welcome back on my YouTube channel Satyam Speak. The topic of the day is approach and strategy for the social science from class 9 to 12th. क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लिए जो बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर सोशल साइंस को कैसे कवर किया जाए, सोशल साइंस के सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, सोशल साइंस के क्वेश्चन बैंक को कैसे ट्रेंड एनालाइज किया जाए, तो इन सारे टॉपिक्स पे आज डिस्कस करते हैं। देखिए, सोशल साइंस आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे लाइक एग्जांपल आप बायो में कुछ रोड लर्निंग कर सकते हैं, कुछ रट सकते हैं कि ठीक है ये हार्मोन ये हार्मोन। केमिस्ट्री में आप कुछ केमिकल्स रट सकते हैं, फिजिक्स में आप इक्वेशंस या लाइक एग्जांपल आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एसएसटी इज ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट वेयर यू कैन नॉट बी लर्न अ लॉन्ग आंसर। कभी नहीं हो पाएगा भाई, इतना लंबा लंबा आंसर, इतना लंबा लंबा स्टोरी को लर्न करना, वो भी बाय हार्ट करना, रोड लर्निंग करना। सो वी आर नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट एंड दैट टाइप ऑफ द टीचर हु प्रेशराइज फॉर द रोड लर्निंग। मेरा बिलीव रहता है कि इफ़ यू आर कैपेबल टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, if your knowledge is good, if you have a command on your grammar, if you have a command on your sentence formation, then concept clear है, then use your basic things for the representation of your answer in the board examination. So in the social science, if we talk about, so there is a 4 subject, main subject: history, polity, geography and economic. आप क्लास 9 की बात करेंगे, so क्लास 9th, 10th and 11th ये जो तीनों टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री की, तो 9th की जो टेक्स्ट बुक है आपकी, वो तो आपकी टोटली वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन एंड राइज ऑफ हिटलर। एंड क्लास 10th की जो हिस्ट्री है उसमें एक चैप्टर आपका जो है वो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, दैट इज ए नेशनलिज्म इन इंडिया। बाकी फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप, थर्ड चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, फोर्थ चैप्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फिफ्थ चैप्टर प्रिंट कल्चर। ये सारे आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। Class 11 is totally about the world history. In the class 12th, you will get the 3 textbook. Theme 1 for the ancient history, Theme 2 for the medieval history, Theme 3 for the modern history. तीनों बुक अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो पॉलिटिक्स में फिर क्लास 9, 10, 11th में 2, फिर 12th में 2, फिर जोग्राफी की बात करेंगे तो 9th में 1, 10th में 1, 11th में 2, 12th में 2। उसी तरह इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो 9, 10th और 11th तक एक एक है, फिर 12th में 2 है। तो कौन कितने पार्ट्स हैं ये आपके क्लास के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द अप्रोच एंड द स्ट्रेटेजी, देखिए आपका जो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है वो होता है 80 मार्क्स का। पहले इस बात को समझिए, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होता है। उस 100 मार्क्स में से 18 मार्क्स आपको रिप्रेजेंट करने होते हैं। बाकी जो बचे 20 मार्क्स, उसको आपको वाइवा, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, योर अटेंडेंस रेशियो, सारे बेस पे जो आपके स्कूल के टीचर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, वो डिसाइड करता है। क्लास 12 के लिए वो 20 मार्क्स, जो बाहर से एक्सटर्नल आते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा एक्सटर्नल आपने अपना वाइवा दिया। सेकेंड थिंग आ जाता है यहाँ पे कि जो 18 मार्क्स है उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए 2 चीज़ बहुत मैटर करता है। पहला आपका राइटिंग स्किल। लोग कहते हैं कि ठीक है जो एग्जामिनर होता है वो राइटिंग को प्रायोरिटी नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं है, राइटिंग प्रायोरिटी मिलती है। सीधी सी बात है भाई, अगर आप एक थाली में एक इंसान को खाना दे रहे, उधर ही दाल, उधर ही चावल, उसी में भाजी, उसी में रोटी, उसी में सलाद, उसी में अचार, उसी में पापड़, उसी में रसगुल्ला, तो इंसान कैसे खाएगा? उसका तो पूरा स्वाद ही मिक्स हो जाएगा। लेकिन किसी को अगर आप थाली में अलग से हर एक कटोरी में दाल, सब्जी, पापड़, सलाद, अचार, रसगुल्ला, दाल, चावल, रोटी, भाजी सजा के दे रहे हैं, उसका इंप्रेशन अलग पड़ता है। उसी तरह अगर आप आंसर लिख रहे हैं और आंसर लिखते समय आपने अपने पूरे आंसर सीट पे कट पीट, ओवर राइटिंग, ग्रामर मिस्टेक्स या लाइक एग्जांपल अपर राइटिंग, लोअर राइटिंग उसी में सस्का रहे हैं, ज़बरदस्ती खोपशी में घुसा दे रहे हैं, तो वो एग्जामिनर के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए अभी से आप शुरू कीजिए, सबसे पहला काम कीजिए डेली या वीकली, मैं डेली नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि डेली आपके स्कूल के और भी सब्जेक्ट्स के होमवर्क रहते हैं, आपके रिवीजन रहते हैं, कोचिंग्स के भी होमवर्क रहते हैं, स्कूल के भी रहते हैं, और जहाँ भी आपने ज्वाइन किया है उन सबके होमवर्क रहते हैं। तो वीकली एक टेस्ट दिया कीजिए। आप स्टॉप वॉच चालू किया कीजिए, वेबसाइट के थ्रू या एनसीईआरटी सॉल्यूशन के थ्रू आप क्वेश्चन पेपर निकाला कीजिए। दिस इज नॉट ओनली फॉर द एसएसटी, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द एवरी सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, वॉट एवर यू हैव, जो भी सब्जेक्ट आपका है उन सारे सब्जेक्ट के लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी मस्ट है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट होती है किसी भी एग्जाम में मार्क्स गेन करने के लिए। सेकेंड थिंग, रिवीजन। अगर आप रिवीजन रेगुलर कर रहे हैं, जैसे लाइक एग्जांपल कि आज मैंने आपको पढ़ा दिया कि ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या चैलेंजेस है और उसको हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं।
अब मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ कि घर पे जाइए बैग फेंक दीजिए, मम्मी बोल रही है खाना खाने के लिए, आप बोल रहे हैं नहीं आज पॉलिटिकल पार्टीज़ को पूरी तरीके से हम पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, आप घर पे गए, रेस्ट किए, खाना पीना खा के अगर आप सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट रिमाइंड कि व्हाट यू लर्न अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आपने क्या पढ़ा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या चैलेंजेस है और इसे हाउ कैन वी रिफॉर्म and what kind of reform suggested by the Supreme Court या like example लोक सभा या एक्सेट्रा इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन ने पॉलिटिकल पार्टी के रिफॉर्म के लिए सजेशन दिए हुए हैं या स्टेप उठाए हुए हैं। तो इस तरीके से रिवीजन कीजिए। मैथ्स में आज आपने कुछ एक्स्ट्रा पैरेललोग्राम पढ़ लिया या पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया। हम लोग के टाइम में तो पाइथागोरस प्रमेय होता था, यू आर फ्रॉम द हिंदी बेल्ट साइड, सो दैट्स द रीजन। तो प्रमेय पहले मुंह से निकलता था, लेकिन अब लगता है नहीं थियरी बोल रहा है, थियरी बोल रहा है। सो दैट्स अनदर पार्ट, कम ऑन द टॉपिक। तो मैथ का आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया, तो उसको घर पे आके 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। केमिस्ट्री का आज आपने इक्वेशन पढ़ लिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ लिया, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ लिया, उसको घर पे आके प्रैक्टिस कर लिया। हिंदी में आपने किसी एक सारांश को देखा, व्याकरण को देखा, उसको घर पे आके आपने व्याकरण को प्रैक्टिस कर लिया। सो आज जो आप पढ़ रहे हैं उसे घर पे आके आपको रिविजन करना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रिविजन, एंड थर्ड चीज़ always try to we can say try to see your question bank। आजकल तो सवाल हरियंत जिस पब्लिकेशन की बुक आपको मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि महंगी महंगी बुक आपको लेनी है। क्वेश्चन बैंक वही देंगे जो हर साल आए हुए हैं। पेज की क्वालिटी से ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसमें कितने क्वांटिटी में आपको क्वेश्चन आंसर दिए, बुक के मैटर में, नॉलेज में नहीं। नॉलेज में क्वालिटी मैटर करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट क्वेश्चन बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं अप्रोच की, एक एक सब्जेक्ट को उठाते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है बैकग्राउंड में जाना। अब ये डिपेंड करता है कि आपको हिस्ट्री पढ़ा कौन रहा है। जैसे लाइक एग्जांपल, पहला चैप्टर में हिस्ट्री में मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, सोशल 3 पार्ट में डिवाइड था, ये दिक्कत था, ये इशू था, इसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, चैप्टर खत्म। बट अगर मुझे आपको समझाना है अगर मुझे आपको समझाना है कि एक्चुअल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, तो उसके लिए मुझे आपको सबसे पहले अमेरिकन रिवॉल्यूशन समझाना पड़ेगा। एंड बिफोर टू अमेरिकन रिवॉल्यूशन आई हैव टू एक्सप्लेन यू कि व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ यूरोप। वर्ल्ड में यूरोप की क्या स्टेटस थी, सोशल स्टेटस क्या था, पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या थे, इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या थे, पूरा डिटेल में नहीं, लेकिन एक बैकग्राउंड तैयार करते मैं आऊँगा। क्यों? क्योंकि जब जो चीज़ें आपको बैकग्राउंड से तैयार होते आती हैं, फिर आपको जब करंट में पता चलती है, देन यू गेट क्यूरियोसिटी कि अच्छा ठीक है, सर ने ये बताया था तो ये हो रहा है अब आगे, और आगे क्या होगा वो आप आज से और कल से आगे पता लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो के लेक्चर में आपको बता दिया था। दूसरा हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रटने की कोशिश मत कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। आप जब भी बुक लेके बैठते हैं, ऑलवेज ट्राई टू बी सिट विथ अ पेन, हाईलाइटर एंड ट्राई टू यूज़ द ब्लैक पेन। अब स्कूल वाले आपको बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है, टेक्स्ट बुक पे पेन चलाना मना है, भाई हमारी टेक्स्ट बुक है, अब इसके लिए भी आप परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, हम कुछ बैड वर्ड्स तो लिख नहीं रहे हैं, डायग्राम तो बना नहीं रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड, नॉट ईच एंड एवरी लाइनर इम्पॉर्टेंट फॉर योर रिविजन। इम्पॉर्टेंट, अगेन लिसन, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड, 1789, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मेजर इशू, कॉन्फ्लिक्ट, स्टेटस, immediate reason, political causes, 1 2 3, and just try to make your own notes on the side of the textbook. Yeah, try to use the sticky paper, yeah, you can be use the blank paper and you can be a stapler on that page. आप पेज पे स्टेपलर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आपने जिस पेज को पढ़ा, कुछ पेज में से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, व्हाट कुड बी द कंक्लूजन फ्रॉम दैट पेज। एक पेज को पढ़ा आप, अच्छा उस जरूरी नहीं हर पेज का कंक्लूजन निकले और हर पेज पे एक कीवर्ड हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जम्मू में मार्कर रखेंगे, चलाते चलाते नीली कन्याकुमारी चले आएंगे, और यहाँ गुजरात में रखते तो वहाँ चलाते चलाते वहाँ नागालैंड तक पहुँच जाएंगे, हुला लाला करते करते। तो ये नहीं करना है आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड अंडरलाइन करना है, स्पेशली फॉर द क्लास 10th एंड 12th। 9th के बच्चे तो थोड़ा एक्साइटेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरी दुल्हन बना देते हैं बुक को। वो हरा, पीला, लाल, काला, पता नहीं कौन कौन सा हाईलाइटर आजकल मार्केट में अवेलेबल हो गया, उतना छोटा वाला, इतने छोटे पता नहीं वो कौन सा बुक अंडरलाइन कर लेंगे, आई डोंट अंडरस्टूड। तो हाईलाइट और अंडरलाइन और कीवर्ड और नोट्स बनाते जाइए, प्रॉपर रिवीजन हो गया, ठीक है। और आप वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए जिस टॉपिक पे आपको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल आपने ये देख लिया कि पूना पैक्ट, आप क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया में पूना पैक्ट देख रहे हैं। अब पूना पैक्ट में आपने देख लिया कि गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ। अब वहाँ पे दो पॉइंट में दे दिया है कि ये रीजन थे।
क्या यही रीज़न थे या कुछ और रीज़न था? क्वेश्चन मार्क लगाइए, वहाँ बगल में लिख लीजिए आस्क्ड टू सर, सर से पूछना है। और कभी कभी क्या होता है कि हिस्ट्री के उसी टेक्स्ट बुक के, एक ही क्लास के टेक्स्ट बुक के एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास 10th की वही नेशनलिज्म इन इंडिया में जब आप ये पढ़ते इंडेंचर्ड लेबर के बारे में पढ़ते हैं, जब महात्मा गांधी ने लाइक एग्जांपल की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सॉल्ट मार्च को क्या किया, स्टार्ट किया, तो उसी समय सॉल्ट मार्च आपका 1929 to 32 के बीच में बिटवीन स्टार्ट हो रहा है, उसी से में ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ है। तो वो आपके चैप्टर नंबर 4 के एक टॉपिक से लिंक होता है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आपको थ्योरेटिकल एग्जाम में तो आएगा नहीं, लेकिन स्कूल में पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझ सके, ताकि आने वाले जो सेक्शंस हैं, आगे आने वाले जो उनके 11th 12th की हिस्ट्री है, उनको वो समझ में आ जाए। तो कोशिश कीजिए कि लिंक करने के लिए। जैसे पॉलिटिक्स में क्या करना है आपको, पॉलिटिक्स में अगर आप फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं तो फेडरलिज्म को पॉलिटिकल पार्टी से लिंक कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में आप स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी देखेंगे, तो फेडरलिज्म में नेशनल और स्टेट के बीच में, मतलब सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर डिवीजन हो रहा है, तो वहाँ लिंक कर लेंगे। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में देख लेंगे कि डिग्निटी की वैल्यू क्या है, पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंट क्या है, फेडरलिज्म की इंपॉर्टेंट क्या है। उसी तरह ज्योग्राफी में आप रिसोर्स देख रहे हैं, रिसोर्स के बाद आप फिर माइनिंग देख रहे हैं, फिर रिवर देख रहे हैं, लिंक करके पढ़िए। इस चैप्टर को उस चैप्टर से लिंक कर दिया तो 2 चैप्टर लिंक होगा, तो आपका 2 चैप्टर अब 1 चैप्टर में काउंट हो गया। सो इसलिए सोशल साइंस को पढ़ते समय, खासकर हिस्ट्री को पढ़ते समय या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय, अंडरलाइन, हाईलाइट और सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके क्वेश्चन बैंक और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को करना। अब आ जाते हैं पॉलिटिक्स पे। जब आप पॉलिटिक्स पे आते हैं तो पॉलिटिक्स में आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लिटरली आई एम सेइंग ना, आई लव द पॉलिटिक्स सब्जेक्ट, नॉट डूइंग द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिक्स पढ़ने में अंतर होता है। ये वैसा ही अंतर है जैसे किसी समझदार व्यक्ति को समझाना और किसी मूर्ख व्यक्ति को समझाना। समझाना दोनों को मूर्खता ही है। कम ऑन द टॉपिक आपको नहीं समझेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, और कभी मैं आपको समझा दूंगा। तो अब जो अगला टॉपिक है आपका पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में अब देखिए, टॉपिक एकदम अच्छे से समझते जाइए, क्या है, कैसे है, कौन इलेक्शन करवा रहा है, क्या मैटर है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसके सोल्यूशन क्या है, सजेशन क्या है, बस। और हर एक चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो चैप्टर होने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि अब यही कोशिश रहेगी कि हर एक चैप्टर को मैं एक वीडियो में आपको शॉर्ट करके या समझा के डिटेल में दे दूं एक ही लेक्चर में, ताकि आप बार बार वीडियो को नॉर्मली ज़्यादा देखने की ज़रूरत आपको ना पड़े। दूसरी चीज़ आ जाती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मैंने आपको बता दिया, ज्योग्राफी और इकोनॉमी थोड़ा फैक्चुअल आ जाता है। ज्योग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस, इसलिए वहाँ थोड़ा फैक्ट आ जाता है। एरिया कितना है, सॉइल के टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एरिया कौन कौन से डिवाइड है। लेकिन इसे भी अगर आप इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे, बिलीव मी, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ज्योग्राफी समझ में आएगा। उसी तरह आप इकोनॉमिक्स में भी करेंगे। तो अप्रोच और स्ट्रेटेजी में आपका ये होना चाहिए कि 80 मार्क्स में से आपका 5 नंबर मैप का आता है। अब ध्यान से सुनिए, 18 मार्क्स में से आउट ऑफ द 18 मार्क्स 5 मार्क्स विल बी कम फ्रॉम द मैप क्वेश्चन। मैप में 3 नंबर ज्योग्राफी से आएगा, 2 नंबर आपके हिस्ट्री से आता है। तो जो हिस्ट्री के 2 नंबर के क्वेश्चन हैं वो आपके नेशनलिज्म इन इंडिया से आता है, करिकुलम में लिख के दे दिएगा CBSE के। 3 नंबर ज्योग्राफी से आता है, सॉइल से आ गया, या लाइक एग्जांपल इंडस्ट्री से रिलेटेड आ गया, या लाइक एग्जांपल आपकी फूड ग्रेन से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड आ गया। तो 2 क्वेश्चन तो नेशनलिज्म इन इंडिया के आएंगे, तो 18 में से 5 मार्क्स यहाँ पे हटा दीजिए। अगर मैं एक रेशियो लेके चल रहा हूँ कि 5-5 क्वेश्चन चारों सेक्शन में दे रहे हैं MCQ में, हिस्ट्री में 20 मार्क्स का, आप तो पेपर पैटर्न भी डिस्कस हो गया। मैं आपको एक बार पेपर पैटर्न भी डिस्कस करूँगा, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे पेपर पैटर्न आपका क्लास 10th में डिवाइड किया गया है, ताकि आपको समझने में ईजी हो जाएगा। सब क्लास के लिए अलग अलग रहेगा। तो 5 नंबर मैप में चला गया। अगर मैं रेशियो लेके चल रहा हूँ कि 5 मार्क्स, 5 मार्क्स फॉर द हिस्ट्री, 5 मार्क्स फॉर द ज्योग्राफी, 5 मार्क्स फॉर द पॉलिटिकल साइंस, 5 मार्क्स फॉर द इकोनॉमिक्स, तो 20 मार्क्स का MCQ, 20 और 5 25 मार्क्स हो गया। अब 25 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इसके बाद जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं सारे स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे, सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट के बेस पे रहेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन विल नॉट कम, नहीं आएगा भाई, इस पर टाइम वेस्ट मत करो। NCERT के पीछे जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, मैं प्रैक्टिस करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए। उस प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन को अपने टीचर्स को दिखाइए, फीडबैक लीजिए, व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट यू कैन डू एक्स्ट्रा फॉर द राइटिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन। इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। इसलिए PYQ मस्ट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट, रिवीजन मस्ट मस्ट मस्ट। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
इसलिए अब छोटे छोटे क्वेश्चंस को, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है सर टीचर से पूछिए, और एक ही रिसोर्स, जैसे लाइक एग्जांपल आपने मैथ्स के लिए आर डी शर्मा कुछ ऑथर हैं उनकी बुक आप पढ़ रहे हैं, या फिजिक्स के लिए किसी और की पढ़ रहे हैं, लेकिन एक एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए यू डोंट हैव नीड ऑफ द सेपरेट स्पेशल बुक या द रेफरेंस बुक। लाइक एग्जांपल सीयूटी देने के लिए जब क्लास बच्चे 12th में जाते हैं, जब बच्चे पूछते हैं कि सर सीयूटी के लिए हम कौन से बुक प्रेफर कर सकते हैं, तो रामचरण शर्मा है, सतीश चंद्र है, शंकर चट्टोपाध्याय है, उसके बाद विपिन चंद्र पाल है, सुमित सरकार है, बहुत राम आहूजा है, बहुत सारे लोग हैं। तो वो सब बुक्स अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12th वाले को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12th में भी फिर आपको उसी बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं सीयूटी में, जो भी आपको नॉर्मली गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने रहते हैं। तो अप्रोच और स्ट्रेटेजी एकदम प्रॉपर रखिए। देखिए आज आपका जुलाई चल रहा है, जुलाई आने वाला है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में विंटर वेकेशन, और दिसंबर, जनवरी से आपके प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाते हैं, फाइल वर्क स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वाइवा स्टार्ट हो जाता है, फिर उसी में कुछ वेकेशंस आने लगते हैं, फिर संडे पड़ेंगे, किसी दिन आपकी फैमिली उसी रहेंगे, आप एब्सेंट हो जाएंगे। इसलिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड यू हैव अ वेरी लैक ऑफ टाइम फॉर द प्रिपरेशन। आई एम नॉट डीमोटिवेट यू, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट। मुझे ये बोलने में बिल्कुल नहीं लग रहा है कि नहीं आप एक महीने में तीर नहीं उखाड़ पाओगे भाई, एक महीने में कोई कुछ नहीं कर लेता, सीधी सी बात है। एक सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं कि हिस्ट्री पढ़ना है 5 चैप्टर है, एक महीने में आराम से 3-3 दिन 4-4 दिन एक चैप्टर पढ़ेंगे। हिंदी, मैथ, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर एसएसटी में 4, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने क्या लिया है, कंप्यूटर लिया है या कुछ और सब्जेक्ट लिया, वो पढ़ना तो आपको ही है। तो जब आपको पढ़ना है तो स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, अप्रोच आपका होना चाहिए। बाकी एसएसटी को लेकर जो भी आपके कन्फ्यूजन्स है, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। इसलिए कीप विथ योर रिविजन, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डिटर्मिनेशन फॉर योर गोल, and try to be a sit with the your visualization कि how many marks you can be get ला सकते हैं, या कितना मार्क्स आपको चाहिए, उस विजुअलाइजेशन के पीछे मार्क्स के पीछे मैं नहीं बोल रहा हूँ, विजुअलाइजेशन के पीछे भागिए। जब आप विजुअलाइजेशन के पीछे भागेंगे तो ब्रेन आपको बोलेगा कि भाई उठो, इतना परसेंट सोचे हो तो कुछ तो काम करो, अगर काम नहीं करोगे तो परसेंट नहीं आएगा। इसलिए ऑल द बेस्ट एंड आई प्रे फॉर योर ऑल ब्राइट फ्यूचर। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।